क्या हाल पढ़ले गैंग। आज की इस वीडियो में हम जीरो से लेकर हीरो लेवल तक की नीट जर्नी देखने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ हैं निहायत भैया, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट धमाकेदार तरीके से क्लियर किया है। सब कुछ वो तुम्हें पहले ब्रीफ करेंगे अपने बारे में, फिर हम एक एक करके हर लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे। स्टार्ट कैसे करना है, मिड में कैसे प्रिपेयर करना है, जब एग्जाम पास आ रहे हो तब कैसे प्रिपेयर करना है, और अगर ये पूरी जर्नी ध्यान से समझ लेते हो तो कई सारी ऐसे पॉइंट्स तुम्हें खुद मिल जाएंगे कि क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या टॉपर के हैक्स होते हैं जो अगर अपना लिए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट निकालना विल बी इजी फॉर यू टू। अक्षय के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। हाय निहायत, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू? Hi Akshay, first of all to thank you for having me on this platform। और अगर स्टूडेंट्स को मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो मेरा नाम निहायत है और मैंने नीट 22 में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट एग्जाम क्रैक किया था विद स्कोर ऑफ 670 आउट ऑफ 720। और मैंने अपनी 2 साल की नीट की प्रिपरेशन की थी फ्रॉम आकाश इंस्टीट्यूट एज अ रेगुलर क्लासरूम स्टूडेंट। अब तुम सब ने पहली बात ये समझ लेनी चाहिए कि हमने स्टार्ट ही इंटरव्यू ऑनेस्टी के साथ किया है। निहायत ने स्टार्ट ही इंटरव्यू ऑनेस्टी के साथ किया है कि जहां पर उन्होंने कोचिंग की वो उन्होंने बताया, और अब हम एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे। जब कोई भी स्टूडेंट 10th से 11th में आ जाता है, बायोलॉजी ले लेता है, तो सभी वीडियोस में या कहीं भी कोई भी टीचर से पूछता है तो सब बोलते हैं फॉर नीट एनसीईआरटी इज बाइबल, कुरान और गीता, व्हाटएवर यू कैन से। अब आप क्या कहोगे कि एनसीईआरटी जो नई आई है सब्जेक्ट वाइज, आप बताओ कि कौन से सब्जेक्ट की एनसीईआरटी सच में इंपॉर्टेंट है और कौन से सब्जेक्ट में एनसीईआरटी कैसे अप्रोच करनी है, कैसे पढ़नी है? देखिए, जो कॉमन ट्रेंड ये बात सामने आती है कि एनसीईआरटी हर एक सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है और नीट का पेपर 100% एनसीईआरटी से आता है। ये बात पहले तो बिल्कुल सही है कि नीट का पेपर सच में एनसीईआरटी से ही आता है और एनसीईआरटी ही सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एनसीईआरटी फ्रेम इस तरीके से की गई हुई है कि अगर स्टूडेंट डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेगा तो वो कितनी बार भी एनसीईआरटी पढ़े, उसे डायरेक्टली हर एक चीज रिटेन नहीं होने वाली है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, बायोलॉजी में इंसान डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ सकता है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट ऑफ द पार्ट में जहां तक मुझे लगता है कि पढ़नी तो अल्टीमेटली एनसीईआरटी है और रिटेन भी एनसीईआरटी करनी एग्जाम के लिए, लेकिन उसको समझने के लिए टीचर्स के लिए कंसेप्ट समझना, लेक्चर्स देखना या फिर कोई और हायर लेवल ऑफ स्टडी मटेरियल यूज करना या क्वेश्चन सॉल्व करना भी प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डायरेक्टली अगर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी इंसान पढ़ता जाएगा तो 100% चीजें मेरे हिसाब से रिटेन नहीं कर पाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल फॉर नीट। अब ये चीज तो इन सब ने 10th में भी एक्सपीरियंस किया। 10th में भी हम बोलते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स के पेपर 10th में एनसीईआरटी से बनती है, बट उसके लिए हम रेफरेंस का यूज करते हैं, उसके लिए हम क्वेश्चन बैंक्स, प्रीवियस ईयर और ये सारी चीजें यूज करते हैं, जो सेम हमें यहां पर भी करना है, राइट? तो आपने अपनी जर्नी में कौन कौन सी बुक्स या मॉड्यूल्स यूज की थी, वो आप ऑनेस्टली सबके सामने बता सकते हो? तो अगर मैं स्टडी मटेरियल के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस दूं तो मेरे हिसाब से आप किसी ऑफलाइन कोचिंग जिस तरह मैं था या फिर उससे एफिलिएटेड हैं या नहीं है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, मुझे लगता है कि बेस्ट स्टडी मटेरियल जो आपको नीट के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं वो है कोचिंग मॉड्यूल्स। आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, फिर भी आपको कोचिंग मॉड्यूल्स ही मेरे अकॉर्डिंग सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि कोचिंग मॉड्यूल्स तीनों सब्जेक्ट के लिए एक ऐसा स्टडी मटेरियल है जिसमें आपको कंसेप्ट, थ्योरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिविजन, हर एक चीज के लिए कुछ ना कुछ एक ही बुक में मिल जाता है, इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज भी। तो कोचिंग मॉड्यूल्स नीट के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। मगर मैंने सिर्फ कोचिंग मॉड्यूल्स ही सॉल्व नहीं की थी, मैंने और भी सारी बुक सॉल्व की हुई है। जैसे फिजिक्स में कोचिंग मॉड्यूल्स के अलावा मैंने एचसी वर्मा और इराडोव भी सॉल्व की हुई थी, जो कि 12th क्लास में फिर इराडोव को मुझे एलिमिनेट करना पड़ा जब नीट 2020 का पेपर देखा और पैटर्न चेंज हो गया था एनसीईआरटी के ज्यादा, वरना उससे पहले हाई लेवल पेपर आता था फिजिक्स में तो वो चीजें करनी पड़ती थी। केमिस्ट्री में भी मैंने और भी बहुत सारे जैसे नीट एक्सप्लोरर वगैरह क्वेश्चन बैंक सॉल्व किए हैं। बायोलॉजी में भी मैंने एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट ऑफ बायोलॉजी सॉल्व की है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं वो सारे क्वेश्चन बैंक्स छोड़ के सिर्फ मॉड्यूल सॉल्व करता तो फिर मैं जितना रिटेन कर पाया उसका 80 to 90% में फिर भी रिटेन कर पाता, जबकि मेहनत मुझे सिर्फ 50% करनी पड़ती कंपेयर टू कि मैंने सारे क्वेश्चन बैंक्स जब किए थे तब मेरे हिसाब से कैसा था। तो मेरे हिसाब से अगर किसी एस्पिरेंट को अपनी प्रिपरेशन सिंपल और इफेक्टिव रखनी होगी तो फर्स्ट चॉइस मेरे लिए कोचिंग मॉड्यूल्स होगी और उसके साथ कोचिंग मॉड्यूल्स के बाद फिर एनसीईआरटी। ये चीज आपको ध्यान देनी चाहिए। लेकिन अगर आप कोचिंग मॉड्यूल सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा मटेरियल जो कि सब्जेक्ट वाइज आता है वो भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मॉड्यूल्स में बस ये एडवांटेज है कि वो बिल्कुल ओरिएंटेड रहता है। नीट के लिए यार कई लोग आजकल तो नोट्स बिक भी रहे हैं कि ये ले लो, नीट के बड़े सुपर टॉपर नोट्स हैं। एंड सबसे ज्यादा कमेंट्स मेरे पास यही आते हैं कि भैया मॉड्यूल्स तो ले ली, कोचिंग मॉड्यूल्स है, बुक्स भी ले रखी हैं, बट क्वेश्चंस लगते नहीं। एंड 99% टाइम क्वेश्चन इसलिए नहीं लग पाते हैं क्योंकि हमें जो थ्योरी चाहिए होती है वो हम पढ़ ही नहीं पाते हैं।
क्योंकि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब क्लेम कर रहे होते हैं कि हमारे पास इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं, सब कुछ है, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो एक गैप रहता है, एक चीज़ लैक कर रही होती है, जिसकी वजह से हम सारे क्वेश्चन सही तरीके से नहीं लगा पाते। उसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है रॉ कोटा नोट्स। तुम कोटा के नोट्स घर बैठे एक्सेस कर सकते हो, लिटरली हमारे पढ़ ले अक्षय ऐप पे इंस्टॉल करो ऐप। अगर प्ले स्टोर पे हो या वेब पे चाहिए तो वेबसाइट पे जाओ, वहां पर तुम्हें एक बैच मिलेगी कोटा नोट्स बैच के नाम से, जहां पर नीट के कंप्लीट सिलेबस की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की क्लास 11-12 की हर एक चैप्टर के डिटेल्ड कोटा के नोट्स हैं जो ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स ने खुद बनाए हैं। और इस नोट्स के अलावा तुम्हें कहीं से भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने की जरूरत है, ना ही परचेज करने की जरूरत है, क्योंकि अभी अगर ये नीट के नोट्स परचेज करते हो, कूपन कोड यूज करते हो पढ़ ले 100, तो 100 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा और बहुत बेयर मिनिमम प्राइस पे तुम्हें कंप्लीट नीट के लेटेस्ट सिलेबस के सारे नोट्स, बिल्कुल डिटेल्ड नोट्स विद सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नए नए बच्चे आते हैं ना 11th में, तो उन्हें क्या होता है कि 10th में तो बड़ा कम सिलेबस है, कोचिंग भी कर रहे होते हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे होते हैं ऑलमोस्ट, और सिर्फ स्कूल जाना होता है। बट अब 11th में स्कूल जाते हैं, 6-7 घंटे की कोचिंग भी है, खुद की भी 4-5 घंटे की सेल्फ स्टडी है, तो उन सब चीज को आपने कैसे मैनेज किया था? इसमें मैं दोनों ही तरीके के स्टूडेंट्स को एडवाइस देना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 11th-12th में रेगुलर स्कूल जाएंगे और साथ में फिर अपनी कोचिंग भी जाएंगे और फिर उनको सेल्फ स्टडी करनी है। मैं 11th के फर्स्ट हाफ में रेगुलर स्कूल स्टूडेंट ही था, क्योंकि मैंने अपने 11th-12th के लिए एडमिशन रेगुलर प्राइवेट स्कूल में ही लिया था, जहां मुझे हर दिन अटेंड करना पड़ रहा था और फिर कोचिंग भी मैं साथ में जाता था। तो तब मैं करता क्या था कि मुझे ये बात पहले ही समझ आ गई थी कि स्कूल में जो मैं कंसेप्ट टीचर से ले रहा हूं वो तो नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ट्यूशन में जो चीजें मैं कंसेप्ट समझ रहा हूं वो नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो मैं ट्यूशन में अच्छे से लेक्चर्स अटेंड करता था, और स्कूल में जब भी मुझे फ्री टाइम या लेक्चर का टाइम मिलता था तो उसमें मैं सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करता था जितना भी स्कूल में पॉसिबल हो, और फिर उसके बाद घर पे भी मैं सेल्फ स्टडी करता था। इस तरह स्कूल में मैं अपना काफी टाइम बचा लेता था और सेल्फ स्टडी कर लेता था, जिससे फिर मैं घर आके ऐसा नहीं सोचता था कि मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया। ये पहले कुछ महीने की बात है जब 11th में मैं रेगुलर स्कूल जाता था। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 2020 और 2021 में फिर अचानक कोविड आउटब्रेक हो गया, जिसकी वजह से पैंडेमिक की वजह से सारी क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। तो इस आधे साल के बाद मैंने अपने बाकी का 1.5 साल रेगुलर स्कूल होने के बावजूद भी डमी स्कूल की तरह ही एंजॉय किया, क्योंकि फिर मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता था और ऑनलाइन क्लासेस में बस ज्वाइन करके रख लेता था, पर पढ़ता मैं सेल्फ स्टडी के साथ ही था। तो अब सभी एस्पिरेंट्स की जर्नी में बीच में आता है 11th-12th का स्कूल एग्जाम्स। और यार 11th-12th के स्कूल एग्जाम्स, बट अगर मैं तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिकलिटी के साथ कुछ डेटा दिखाऊं, कुछ फिगर्स दिखाऊं, तो प्रैक्टिकल बात, सच बात यह है कि हर साल 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स नीट के लिए अपीयर होते हैं, जिसमें से MBBS सीट्स हैं सिर्फ 91,927। तो बाकी इतने बड़े परसेंटेज का क्या? वो सारे स्टूडेंट्स भटक रहे होते हैं, क्योंकि इंडिया में 8.5 मिलियन ग्रेजुएट्स हर साल होते हैं, जिसमें सिर्फ 1 in 10 में से एक स्टूडेंट, एक ग्रेजुएट ऐसा होता है जिसके पास स्किल्स होती हैं कि उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अब बाकियों का क्या? अगर हम स्पेसिफिकली बात करें नीट देने वाले स्टूडेंट्स की, हेल्थ केयर में 4.7 मिलियन वेकेंट स्पेस है एलाइड हेल्थ, नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्सेस में। यानी इतनी ज्यादा डिमांड है, स्टिल फुलफिल नहीं हो पा रही, क्योंकि आज तक कोई ऐसा स्किल्ड कोर्स अवेलेबल नहीं था। बट अब फाइनली इस गैप को फुलफिल करने के लिए यूनिवर्सिटी लेके आया है 3 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम विद टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, जिसमें कोई भी स्ट्रीम से तुम हो अप्लाई कर सकते हो, चाहे तुमने 12th PCM से करी है, PCB से, कॉमर्स से, चाहे आर्ट्स से। और UGC अप्रूव्ड बैचलर्स डिग्री है, जहां पर 1 साल की टीचिंग और 2 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसमें गारंटीड पेड इंटर्नशिप है अप टू 1.5 लाख। यानी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं और अपनी फीस जमा कर सकते हैं कोर्स कंप्लीट करते करते ही। 2 टीचर मॉडल है, टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लेसमेंट गारंटीड है, और तो और VR टेक्नोलॉजी है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। और स्टेबिलिटी इसलिए क्योंकि ये ओनली सेक्टर है जहां पर ले ऑफ्स नहीं हुए कोविड के टाइम भी, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर है। और ये गैप फुलफिल जब हो रहा है, एक मार्केट में रिवॉल्यूशन आई है, तो इसको मिस मत करना। यूनिवर्सिटी के कोर्सेस अभी जाके चेक करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और जरूर अप्लाई करना। अब
ये बता दो सबको कि जब सिलेबस खत्म हो गया था, सबसे पहले तो यही बताना कि सिलेबस कब तक आपका नीट का खत्म हुआ, फिर जो रिवीजन का टाइम होता है, प्रैक्टिस का टाइम होता है, उसमें रिवीजन या फिर प्रैक्टिस कैसे किया? सभी एस्पिरेंट्स की तरह मैंने भी अपना 2 साल पहले गोल बनाया हुआ था कि मैं अपना सिलेबस काफी पहले ही कंप्लीट कर लूंगा, 6-7 महीने पहले कंप्लीट कर लूंगा, उन 6 महीने अच्छे से रिवीजन करूंगा, फिर फोड़ के आऊंगा। लेकिन ये चीज आइडियल नहीं होती है, मैक्सिमम लोग ये नहीं फॉलो कर पाते। मेरे साथ भी यही हुआ, मैं सिलेबस उतना जल्दी कंप्लीट नहीं कर पाया। मैंने हार्डली 1 या 2 महीने नीट से पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, और तब मैं भी टेंशन में आ गया था कि मैं सिलेबस बहुत लेट कंप्लीट किया, जिनने मेरे से पहले कंप्लीट किया सिलेबस उनका क्या होगा। लेकिन मुझे उसकी वजह से कोई भी खास प्रॉब्लम नहीं आई। और अगर आपका नीट का सिलेबस नीट से 1 महीने पहले भी खत्म हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डिसएडवांटेज पे आप नहीं रहेंगे जब तक आपने अपना सिलेबस अच्छे से किया हो। तो आपको क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए रादर देन क्वांटिटी ऑफ डेज जितना आप नीट से पहले रखेंगे। और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैंने रिवीजन के लिए, मेरा क्या ये सिस्टम रहता था कि मैं अपनी 2 साल की प्रिपरेशन में भी और नीट का सिलेबस खत्म करने के बाद लास्ट के 1-2 महीने में भी हमेशा रिवीजन के लिए एक ही चीज यूज करता था, वो थी मॉक टेस्ट। मैंने एक टेस्ट मशीन स्ट्रेटेजी अपने अंदर इन्वोक कर ली थी, जिसमें मैं सिर्फ रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट देता जाता था और मॉक टेस्ट के ही सिलेबस को रिवाइज करते जाता था। तो टेस्ट के शेड्यूल के थ्रू ही मैंने इनडायरेक्टली अपना रिवीजन शेड्यूल बनाया हुआ था। ब्रीफ करूँ इस चीज को, तो सबसे पहले जब हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं तो मॉड्यूल्स पूरी लगाओ, चाहे वो बेसिक क्वेश्चंस हो, प्रीवियस ईयर हो, या फिर थोड़े से जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं। देन इन सारे क्वेश्चंस को, इन हर टाइप के क्वेश्चंस को इतने अच्छे से लगा लो कि जब एंड में रिवीजन का टाइम आए तब ऐसा ना लगे कि 1-2 चैप्टर तो प्रिपेयर्ड ही नहीं है अच्छे से। तब आप फुल फ्लेज तरीके से मॉक टेस्ट पे कूद पड़ो और ज्यादा से ज्यादा, मतलब मैक्सिमम जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट लगाओ और उसी को रिवाइज करो, एनालाइज करो अपने रिजल्ट्स को। कैसे एनालाइज करते थे अपना टेस्ट, आप ये बता दो सबको। टेस्ट एनालिसिस से पहले एक पॉइंट में बताना चाहूंगा कि जब मैं मॉड्यूल्स में अपने क्वेश्चन सॉल्व करता था, और तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते थे जिनमें मैं या तो स्ट्रगल कर रहा था, या तो मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फील हुआ कि ये काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, या फिर मैं वो सॉल्व ही नहीं कर पाया। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को मैं ऑलरेडी मार्क करके रख लेता था आफ्टर चेकिंग देयर सॉल्यूशंस और सॉल्विंग देम। और फिर जब 1-2 हफ्ते कंप्लीट होने के बाद टेस्ट से बिल्कुल पहले का टाइम आता था, तब मैं सिर्फ और सिर्फ वो मार्क किए हुए क्वेश्चंस ही सॉल्व करता था, जिससे मेरे सारे कंसेप्ट अल्टीमेटली रिवाइज हो जाते थे, क्योंकि वो क्वेश्चंस होते ही इतने ब्रेन ट्विस्टिंग थे। तो इससे मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होता था और मैं इजी क्वेश्चंस पे बिल्कुल भी दिमाग नहीं लड़ाता था। बस यही क्वेश्चन सॉल्व करके मैं टेस्ट के लिए 100% प्रिपेयर कर देता था अपने आप को। और फिर टेस्ट देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है जिससे आपको टेस्ट का फायदा होने वाला है, वो है टेस्ट का एनालिसिस। तो मैंने क्या किया हुआ था कि मैं टेस्ट के एनालिसिस पे सबसे ज्यादा टाइम देता था। मैंने अपनी एक नोटबुक प्रॉपर बनाई हुई थी, जिसको मैं मिस्टेक नोटबुक बोलता था, और उसमें मैं अपने हर एक टेस्ट का जो मैं देता था, की चेक करने के बाद अपना स्कोर लिखता था, अपने सब्जेक्ट वाइज स्कोर्स लिखता था और अपने रिमार्क्स लिखता था कि मैंने कैसा परफॉर्म किया, पिछली बार से बेटर या वर्स परफॉर्म किया, और अब मुझे कैसे आगे इंप्रूव करना है। फिर उसके बाद अपने हर सब्जेक्ट में जो जो मैंने मिस्टेक्स की हुई थी, उन मिस्टेक्स को मैं एक तो अपनी एनसीईआरटी पर भी मार्क करता था और अपनी मिस्टेक नोटबुक पर भी इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस लिखता था। फिर अगले हर टेस्ट से पहले मैं सिर्फ अपनी मिस्टेक कॉपी रिवाइज करके चला जाता था। तो जब भी फुल मॉक टेस्ट में वो सवाल फिर से रिपीट होते थे, वो मुझसे कभी गलत नहीं होते थे, क्योंकि मैं वो टेस्ट से जस्ट 10 मिनट पहले रिवाइज करके आया होता था। और ये सिर्फ मिस्टेक नोटबुक की वजह से पॉसिबल हुआ। और वो मिस्टेक नोटबुक इतनी कॉम्पैक्ट और इतनी प्रिसाइज थी कि मुझे वो पूरी नोटबुक पढ़ने में सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम लगता था। इनफैक्ट अपने नीट एग्जाम से पहले भी मैं वो मिस्टेक नोटबुक पढ़ के गया था, और एटलीस्ट 12 to 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली उस मिस्टेक नोटबुक से भी मेरे एक्चुअल नीट एग्जाम में आए थे। जैसा कि आप एमबीबीएस कर रहे हो, तो आपकी जो एक्स थी जिसने आपको डिच किया था, उसे स्लैप किया आपने वापस फिर? इसके रिलेटेड तो कुछ मैं नहीं कमेंट करना चाहूंगा, लेकिन ये जरूर मैं बोलना चाहूंगा कि कॉलेज में आने के बाद आपको वो एक ऐसी चीज मिलती है जो आपको कोई कहीं भी और नहीं मिल सकती है, वो है एक परफेक्ट एनवायरनमेंट। आप ये चीज सोचिए कि हर पूरी क्लास में जो आपकी कोचिंग की क्लासेस होती है, वहां कोई एक ऐसा बंदा होता है जिसका इंटेलेक्चुअल थॉट देख के आप काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं। और जब आप मेहनत करके एक अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि मेरे इर्द गिर्द सिर्फ वही लोग हैं जिनका कैलिबर एक्सट्रीमली हाई है, और इन सबके इंटेलेक्चुअल थॉट से मैं इंप्रेस हो रहा हूं। तो ऐसे एनवायरनमेंट में अगले 4-5 साल रह के आप अपने आप को इतना हाई कैलिबर बना लेते हैं कि आप अपने आप को पीछे देख के ये सोचते हैं कि कितना ज्यादा मैंने इंप्रूव किया। तुम सबको मैं ये कह दे रहा हूँ कि निहायत भैया का भी चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और इन्होंने तुम्हें हिंट दे दिया है कि मतलब अभी जो भी चीजें हैं ना, मतलब छोटा माल है, कॉलेज में मिलेगा असली माल। तो उधर जाओ, प्रिपरेशन करो, पढ़ो लिखो, नोटिफिकेशन छेड़ दो कि अगली वीडियो मिस हो, एंड देन क्या हो जाना, जा पढ़ ले।